अस्सलामुअलैकुम जनाब। फिनजिनी कंसल्टिंग की लेक्चर सीरीज़ के साथ आज हम जिस टॉपिक पर बात करने लगे हैं वो है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 इन पाकिस्तान। इस एक्ट में बहुत सारे लोगों को इस वक्त जो है वो क्वेश्चंस जनरेट हो रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ सख्ती की है डीलर्स पर। अ, जो मुख्तलिफ किस्म के डीलर्स हैं, खाद के डीलर्स हैं, गाड़ियों के, मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स के डीलर्स हैं और इसी किस्म के और जो लोग हैं होल सेलर्स पर। इसकी इसी तरह से जो आपके वो लोग हैं जो कि बल्क में अपना बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो सब्जियों का कर रहे हैं, फलों का कर रहे हैं या वो अपने करियाने का स्टोर चला रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए जो परचून का काम भी ख़ास तौर पे कर रहे हैं, गल्ला मंडी के लोग हैं, ये सारे जो हैं ये बल्क में अपना काम करते हैं। या तो ये डीलर के तौर पर काम कर रहे हैं, कंपनी से माल उठा रहे हैं, या फिर ये होलसेलर्स हैं, या ये फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, या फिर जो है इसी में से एक टाइप ऑफ रिटेलर्स भी इसी में शामिल हो जाते हैं। आज हमारी डिस्कशन रहेगी कि किस किस को ये एक्ट, सेल्स टैक्स एक्ट 1990, ये पाबंद करता है कि आपने लाजमी अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है और अपनी जो रजिस्ट्रेशन करवानी है तो उसके बाद आपने अपनी मंथली सेल्स टैक्स की रिटर्न में अपनी तमाम तर परचेजेस की इनवाइसेस और अपनी सेल्स की इनवाइसेस दोनों ही को शो करवाना है। शो करवाने से मुराद ये है कि अगर आपका जो टैक्स आपसे आपने जब खरीदा उस वक्त जो कट गया और जो आप जब बेच रहे हैं उस वक्त जब आपने गवर्नमेंट की बुनियाद पर इमा पर ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट जब आपने सेल्स की तो आपने जो सेल्स टैक्स कलेक्ट किया है उसमें से जो टैक्स आपका कट गया है वो मिन्हा करके बकाया आपने जमा करवाना है। इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है जी 90% वाला कि 90% ऑफ द आउटपुट टैक्स जो होता है वो हम अलाउ होता है हमें इनपुट से एडजस्ट करने के लिए, लेकिन वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे कि हम उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। मेरे ख्याल में इसके बाद की वीडियो शायद मैं इसी के ऊपर बना दूं कि अब सेल टैक्स की कैलकुलेशन या सेल टैक्स की रिटर्न की कैलकुलेशन को बनाते कैसे हैं। एक्सेल के अंदर एक अच्छी सी इसकी कंपटीशन अगर हम बना दें। इससे पहले मेरी फिर रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि जी आप मेरे चैनल फिंजिनी कंसल्टिंग बाय मुइज हसन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको टैक्स की गाइडलाइन भी टाइम पे मिल सके, अकाउंट्स की गाइडलाइन मिल सके, आप अच्छा सा एक्सेल सीख सकें। गर्ल्स कंसल्टिंग से रिलेटेड, एचआर कंसल्टिंग हो, ऑफिस कंसल्टिंग हो, किसी भी किस्म की कंसल्टिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नॉलेज आपके पास टाइमली आता रहे और आप अपडेट होते रहें। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। किसकी रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी है? में पहला बंदा जो हमारे सामने आता है वो है इम्पोर्टर्स। इम्पोर्टर्स वो हजरात हैं जिन्होंने अपने लिए अपने मुल्क में, पाकिस्तान में कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर कर लेकर आनी है, चाहे वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो, चाहे वो फिनिश गुड की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी मशीनरी की फॉर्म में हो। अगर कोई भी शख्स इंपोर्टर है उसके लिए कंपलसरी है कि उसने सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवानी, वरना इंपोर्ट का तो वैसे लाइसेंस ही नहीं बनता। तो ये इसीलिए इसको हम सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे मैं लेके आया हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि इंपोर्टर के लिए सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाना और उसकी रिटर्न सबमिट करना लाजमी है। मैं ये बात भी यहीं पे अर्ज करता चलता हूँ कि हर शख्स को जो कि सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन करा लेता है अपनी, उसको अगले महीने की 10 तारीख तक अपनी जो परचेजेस हैं, जो अपनी सेल्स हैं, उनका रिकॉर्ड 10 तारीख तक अपडेट करना होता है। इनवाइसेस सारी अपलोड करनी होती हैं। अच्छा, उसके बाद एनेक्जर सी कहते हैं इसे। अच्छा, उसके बाद 15 तारीख तक अगर कुछ वाजिबुल अदा टैक्स बनता है तो आप उसको अदा करते हैं 15 तारीख तक अगले महीने की। और उसके बाद 18 तारीख तक आप पर पाबंदी है कि आपने अपनी रिटर्न को सबमिट करना है। इसके बाद आपके लिए मुश्किलें शुरू हो जाती हैं, यानी कि वो आपको जो है जुर्माने और पेनलाइज और पेनल्टीज वगैरह लगाना शुरू कर देते हैं। उससे पहले ये पेनल्टीज नहीं लगती। इन 3 डेट्स को याद रखा कीजिए अगर आप सेल टैक्स में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगला बंदा जो हमारे सामने आता है, जो लोग बिजनेसमैन हमारे सामने आते हैं, वो है मैन्युफैक्चरर्स। इंपोर्ट हो गई। इंपोर्ट होने के बाद यही सामान या तो मैन्युफैक्चरर ने ले लिया या वो फिर रिटेल में चला गया। अब मैन्युफैक्चरर ने ले लिया, अब ये मैन्युफैक्चरर उसको उसको बनाएगा, उसकी फॉर्म को तब्दील करेगा, उसकी पैकिंग, उसके मैनिफेस्ट को तब्दील करेगा और उसके बाद उसको फर्दर प्रोसेस से गुजार के उसको किसी और फॉर्म में बेचना है। उसने बेचने का सारा काम अंजाम देना है। इसमें याद रखिएगा मैन्युफैक्चरर्स को सिर्फ उसी सूरत में रजिस्ट्रेशन कराने की लाजमी पाबंदी दी गई है कि जब वो कॉटेज इंडस्ट्री ना हो, मतलब छोटा कारोबारी ना हो, छोटा मैन्युफैक्चरर ना हो।
ये नहीं कि गली की नुक्कड़ के ऊपर एक दही बल्ले वाला है या एक छोटा सा कोई अपना कोई स्टिचिंग यूनिट बनाकर बैठा हुआ है तो उसको सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैन्युफैक्चरर का वर्ड आ गया तो आपको हर सूरत में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवानी है। नहीं, अगर आप छोटे कारोबारी की डेफिनेशन में आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरर भी हैं, वैसे मैन्युफैक्चरर को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है, लेकिन अगर आप छोटा मैन्युफैक्चरर हैं, छोटा कारोबारी हैं, तो आपको सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाने की भी ज़रूरत नहीं है और आपको उसकी रिटर्न ऑब्वियसली भरने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं कि वो देखा जाए कि छोटा कारोबारी, छोटा मैन्युफैक्चरर, कॉटेज इंडस्ट्री कहते किसको हैं? कॉटेज इंडस्ट्री से मुराद है कि ये तीनों शराइत में से कोई एक शर्त के भी आप कभी खिलाफ ना जाएं। जिसका पहली शर्त है जी, जिसका टर्नओवर पिछले 12 माह में तमाम सप्लाईज से 3 मिलियन से ज्यादा ना हुआ हो। नंबर 2, रेजिडेंशियल एरिया में विदाउट इंडस्ट्रियल कनेक्शन, बिजली का इंडस्ट्रियल कनेक्शन ना उसके पास, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर वो अपनी इंडस्ट्री चला रहा हो और उसकी जो लेबर फोर्स है, जो उसके पास काम करने वाले मजदूर हैं, जो उसके पास स्टाफ है, जितना भी लोग उनसे जिनसे वो काम करवा रहा है, वो 10 से ज्यादा कभी ना हुए हों। ये अगर इनमें से 11 अगर आपके पास लेबर फोर्स आ गई है, 11 लोगों के एम्प्लॉइज आपके पास आ गए हैं, तो भी आप कॉटेज इंडस्ट्री से निकल जाएंगे अगर आप मैन्युफैक्चरर महीने में, साल के किसी भी महीने में जब आप पिछले 12 महीने की कैलकुलेशन करें तो आपका जो सेल्स है उसका टर्नओवर 3 मिलियन से क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी शर्तें आप पूरी कर रहे हैं, सारी शराइत आप पूरी कर रहे हैं, तो आप कॉटेज इंडस्ट्री, आपको मैन्युफैक्चरर की रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, वरना आपके ऊपर कंपलसरी है, आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। अगली कैटेगरी जो आ जाती है वो हमारे सामने है होलसेलर्स, डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। मैंडेटरी है जी, ये आज से नहीं है, ये बहुत पुराना है। बहुत से हमारे दोस्त इस बात को नहीं समझते। अगर आप होलसेलर हैं, अगर आप डीलर हैं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आप पर मैंडेटरी है कि आपने लाजमी तौर पर सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है और अपनी रिटर्न जमा करवानी है। फर्टिलाइजर डीलर्स बतौर ख़ास आपको मैं ये सलाह दिए चलूँ कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आ रहा है, बिल्कुल जिस तरह सिगरेट के ऊपर आया था। अब जो है वो शुगर पे, फर्टिलाइजर पे 1 जुलाई 2021 से वो ऑनवर्ड चल पड़ेगा। तो हर बोरी के ऊपर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क बना हुआ होगा, हर सैक के ऊपर, हर एक दवाई के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर, जो भी फर्टिलाइजर से डीलिंग है जिस चीज़ की, उसके ऊपर एक ट्रेडमार्क का पड़ा हुआ होगा, लोगो बना हुआ होगा या बारकोड लगा हुआ होगा, जिससे ये ट्रेस किया जा सकेगा कि ये चीज़ किससे किसको बिक रही है। तो आप अपनी टाइमली रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, इसमें आपको टैक्स में बेनिफिट्स भी बहुत हैं। अगर आप 2021 का आप अभी सेल टैक्स से एक्ट रिलेटेड आया है, अगर आप उसको गौर से देखें, उसमें अमेंडमेंट देखें जो बजट में दे रखी है, वो इशारिया 7% है जो सेल टैक्स में नॉन रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड हैं, एटीएल में नहीं आते सेल टैक्स में। और जो अगर हैं तो सेल टैक्स में एटीएल में आ रहे हैं, तो उनके लिए सिर्फ इशारिया 2.5 जो है वो फर्टिलाइजर वालों के लिए सेल टैक्स है। चलें, ये तो खैर एक बात रहेगी, हम आगे चलते हैं। अगला आ गया हमारा जो बंदा है वो है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है कोई भी बंदा जिसको मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर या कोई और बंदा अपनी चीज की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंगेज कर ले, यानी कि वो उससे चीज खरीदे और फिर उसको फर्दर सप्लाई करे, तो उसको कहेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटर। बिजनेसमैन लोग डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन से बड़े अच्छी तरह वाकिफ हैं। इस पर भी जी कंपलसरी है कि हर डिस्ट्रीब्यूटर ने अपनी सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवानी है। आगे आ जाता है हमारे पास होलसेलर। होलसेलर इंक्लूड्स अ डीलर and means any person carrying on business of buying and selling of goods by wholesaler for cash or deferred payment or commission, or stores such goods belonging to others as agent for the purpose of the sale, and includes the person supplying taxable goods to the person who deducts income tax at source। जब भी आपने कोई भी चीजें खरीद लेनी है, एक शर्त आखिर वाली आप याद रखिएगा कि अगर आपका विथहोल्डिंग टैक्स कट रहा है और आप वो चीज़ें ले लेते हैं, चाहे एजेंट के तौर पे ले लेते हैं, चाहे आप वो कमीशन कमाने के लिए ले लेते हैं, चाहे आप जो है वो बाद में पेमेंट दे देंगे, इसलिए आप उधार माल उठा लेते हैं, चाहे आप कैश में परचेजिंग कर लेते हैं,
और आप फिर उनको सप्लाई करते हैं या अपने पास स्टोर में होल्ड करके रखते हैं और बाद में देते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ होलसेलर में कवर कर दी हैं उन्होंने जी। ये वाली एक्टिविटीज़ वाला कोई भी शख्स बिज़नेसमैन जो है, वो सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन के लिए लाज़मी करार दिया गया है और इसको भी हर माह की 18 तारीख तक अपनी सेल टैक्स की रिटर्न अगले महीने जमा करवानी है पिछले महीने की, 15 तारीख तक उसने अपना टैक्स अगर बनता है तो पे करना है और अगर कुछ उसका जो उसकी इनवॉइसेस हैं तो वो उसने अपनी 10 तारीख तक बता देनी है। मैं इसमें एक चीज़ का और इज़ाफ़ा करता चलता हूँ कि सबको आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर आपकी किसी महीने कोई सेल, कोई परचेज़, किसी किस्म की कोई बिज़नेस एक्टिविटी नहीं है, तो आपने नील की रिटर्न फिर भी दाखिल करनी होती है। यही उसूल इनकम टैक्स में भी आता है कि अगर आपका बिल्कुल सिर्फ आपने घर वालों से पैसे लेके खर्च किए हैं, तो भी आपने अगर आप हैं पिछले साल आपने रिटर्न जमा करवाई है, तो आपने इस साल भी रिटर्न जमा करवानी होती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ रिटेलर्स। रिटेलर्स की कहानी में थोड़ा-सा ट्विस्ट है। इसमें ये है कि जी छोटे रिटेलर को वो कहते हैं जी आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आप मेरी बात याद रखिएगा, वो भी सेल टैक्स से कोई उसको माफ़ी नहीं हो जाती, बल्कि वो बेचारा ज़्यादा पिसाई में चला जाता है, क्योंकि उसके बिजली के बिल के अंदर ऑलरेडी 32% तक मिलाकर सारे टैक्सेस आ रहे होते हैं और वो अपने बिजली के बिल में टैक्सेस दे रहा होता है। यानी कि गवर्नमेंट आपसे सेल टैक्स विदाउट इनपुट की अलाउंस के, यानी कि जो आपने खरीदते वक्त सेल टैक्स दिया था उसको माइनस किए बगैर वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बनाकर आपकी इनकम से निकाल लेती है बिजली के बिल की सूरत में। तो मेरा मशवरा यही होता है कि अगर आप रिटेलर हैं और आपकी सेल्स अच्छी हैं, तो आप कोशिश यही करें कि आप अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर करवा लें। लेकिन अगर आप नहीं करवाना चाहते तो भी वो उन्होंने एक कैटेगरी बना दी है सेल टैक्स रिटेलर्स में कि जिसको टियर 1 या TIER टियर 1 रिटेलर्स कहा जाता है, जिनके लिए तो कंपलसरी है कि उन्होंने तो करवाना ही करवाना है। उनकी शरायत ये है नीचे जो दी हुई है। इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर ओपनिंग इन एयर कंडीशनिंग मॉल और प्लाजा एक्सक्लूडिंग कियोस्क। जो आप कभी कभी किसी लाहौर में या मुल्तान में अगर आप किसी बड़े इंटरनेशनल स्टोर में जाएं, किसी बड़े मल्टीनेशनल स्टोर में चले जाएं, चेयरमैन में चले जाएं मुल्तान में, या आप जो है यहाँ पर मेट्रो में चले जाएं, तो वहाँ पर जो छोटे या कोई ये लाहौर में जो है ये मॉडल टाउन के करीब 2-3 हैं प्लाजाज या बड़ी चेन्स हैं, तो आप इनमें से किसी में भी चले जाते हैं, वहाँ पे जो छोटे-छोटे काउंटर्स लगे होते हैं और वहाँ से जो सेल कर रहे होते हैं उसको कियोस्क कहते हैं। अगर उनके अलावा सबकी बात हो रही है, उन सबको जिन्होंने वहाँ दुकानें ले रखी हैं, इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर्स हैं, तो उन्होंने वहाँ पर जिन्होंने भी वहाँ पे वो दुकान बनाई हुई है हजरात ने, उनके लिए मैंडेटरी है कि उन्होंने सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवानी ही करवानी है। Whose cumulative electricity bill during last 12 months is greater than 1.2 मिलियन, यानी कि 12 लाख रुपए, तकरीबन 1 लाख रुपए मंथली, लेकिन उन्होंने पूरी पूरी अमाउंट 12 लाख की दे दी है। किसी महीने अगर आपका 80,000 आया और किसी महीने ज्यादा हो गया, तो भी अगर आपके 12 महीने के अंदर 12 लाख रुपए बन गया बिल, तो आपने सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन लाजमी करवानी है। होलसेलर कम रिटेलर इंगेज इन द बल्क इंपोर्ट एंड सप्लाई ऑफ द, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ जी, इंपोर्ट अगर आपने की है तो आपको तो होना ही होना है। अच्छा जी, चाहे आप अपने आप को कहें जी होलसेल कम रिटेलर हूँ मैं। अच्छा जी, हुज शॉप मैयर 1000 स्क्वायर फीट इन एरिया और मोर। ये याद रखिएगा कि अगर आपकी 2 दुकानें हैं और आप सेम बिजनेस कर रहे हैं और आप अलग-अलग दुकानें बना के बैठे हुए हैं, तो भी 1000 स्क्वायर फीट जो है वो दोनों को मिला के वो काउंट कर लेंगे। और बिल के मामले में भी ऐसा ही है कि आपके CNIC पे है ये, तो वो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के लिए कर लिया जाएगा। एनी पर्सन प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड, बोर्ड ने और भी लोग हैं जिनको ये कह रखा है कि जनाब इनका होना ज़रूरी है। अच्छा जी, रिटेलर्स अदर देन टियर 1, इनको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनसे वही मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया कि इनसे मैकेनिज्म बनाया हुआ है इन्होंने कि इनकी बिजली के बिल में से वही निकाल लें। अब आ जाते हैं एक्सपोर्टर्स। एक्सपोर्ट करने के लिए भी वही रिक्वायरमेंट है। अच्छा जी, हम यहाँ से अब इसको थोड़ा-सा ज़रा पढ़ लेते हैं कि एक्सपोर्टर कौन-कौन से हैं। एक्सपोर्टर हु इंटेंड्स टू ऑब्टेन रिफंड ऑन ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़। अगर आपने एक्सपोर्ट करना है और आप रिफंड भी लेना चाहते हैं, रिफंड आप तभी लेंगे ना जब आप रिटर्न जमा करवाएँगे। तो रिटर्न आप जब जमा करवाएँगे, तो ही आप डिक्लेयर कर सकेंगे कि हाँ जी, मेरा तो वापसी बनता है और मैंने ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़ की हुई हैं। तो आपका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। एक्सपोर्टर का केस हो गया। मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर, जो मैन्युफैक्चरर है और फिर बाद में एक्सपोर्ट कर देता है।
ये वो बंदा होता है जो कि हु ओन्स और हैज हिज ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस द गुड्स एक्सपोर्टेड और टू बी एक्सपोर्टेड। ठीक है जी। उसके बाद है कमर्शियल एक्सपोर्टर। ये दो डेफिनेशंस हैं, इनको समझ लेना चाहिए, इससे थोड़ी सी जरा अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। कमर्शियल एक्सपोर्टर उसको कहते हैं ना, पर्सन रजिस्टर्ड इन एज एन एक्सपोर्टर who does not have his own manufacturing facility and is exporting the goods whether in the same state or after getting them processed or manufactured from one or more registered persons, and holds a valid sale tax invoice for such purchasing, processing, manufacturing or conversion। वो जो इसको सारे को कन्वर्ट करवा कर और खुद ना करता, उसके पास खुद बनाने की फैसिलिटी ना हो, उसके पास कोई अपनी फैक्ट्री ना लगी हुई हो, उसको कहेंगे कमर्शियल एक्सपोर्टर। वरना जो है वो मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर कहलाएगा। अच्छा जी। डीलिंग इन एग्जेम्प्ट गुड्स में हम आ जाते हैं कि अगर सेल टैक्स के अंदर आप सिर्फ उन गुड्स में डील कर रहे हैं जो कि एग्जेम्प्ट हैं, और उसको सेल टैक्स एक्ट ने क्या रखा है कि जनाब ये एग्जेम्प्ट गुड हैं, नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड इफ इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर आर डीलिंग इन एग्जेम्प्ट गुड्स। अगर आप ये सारी की सारी गुड्स जिनमें आप डील करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत ही नहीं है। मैं फिर अर्ज करता चलूँ कि इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको सेल टैक्स नहीं होगा, जो उसकी कॉस्ट में आ गया, जो पहले से बन चुका है, जो उसका पार्ट बन गया, वो तो आपका डिडक्ट हो ही जाएगा। अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं किसी भी चीज़ का, ज़ीरो रेट का हो चाहे टैक्सेबल, अच्छा ये याद रखिएगा सेल टैक्स लगता है टैक्सेबल गुड्स पे ही है, चाहे वो ज़ीरो रेटेड हो, चाहे वो किसी और रेट के ऊपर टैक्स हो रही हो। जो एग्जेम्प्ट करार दे दी गई है वो तो वैसे ही दायरा कार से टैक्स की दायरा कार से टैक्सेबल ही नहीं रही, उनको तो वैसे ही हम छोड़ देंगे। अच्छा अगर हम नहीं करवाते जी, मुझसे कुछ दो सवाल पूछते हैं कि हम सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो फिर क्या होगा। पहली बात तो ये है, अगर जनाब आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लाजमी था आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाना और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो जो आपका इनपुट आपने क्लेम करना था, जो आप जो परचेज करते हैं उसके ऊपर आपका जो टैक्स काट लिया जाता है, वो आप क्लेम नहीं कर सकते। भाई रिटर्न जमा नहीं हुई तो आपने क्लेम कैसे करना है। अगर आपने जीरो रेटिंग जाके सप्लाई कर दी है तो आप अपना रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा जी, इसके अलावा आपके ऊपर डिफॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टीज अलग से लग जाती हैं। ये भी आपके लिए एक मसला है कि जनाब आपको पेनलाइज कर दिया जाता है। और अगर जो है इफ अ पर्सन लाइबल टू बी रजिस्टर्ड फेल्स टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, he shall pay a penalty of rupees 10,000 or 5% of the amount of the tax involved, whichever is higher. Moreover, if he fails to get registered within 60 days of the commencement of the taxable activity, be liable upon conviction by a special judge to imprisonment for a term which may extend to 3 years, or with fine which may extend to an amount equal to the amount of the tax involved, or with both। भाई पेनल्टीज तो अलग लगेंगी, आपके ऊपर ये कंपल्शन भी दी गई है कि आपने एक तो जो आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी है, यानी कि आपने जो प्रोडक्शन करनी है, चाहे आपने चीज़ें बेचनी है, आपने उसको शुरू करने से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। अगर आपने नहीं करवाई तो आप पेनल्टी देंगे 10,000 रुपये या 5% देंगे, जितना आपने टैक्स जो है वो आपका इन्वॉल्व था। अच्छा अगर आपने वो तब भी नहीं करवाई, 60 दिन भी गुजर गए, तो फिर सर आपके लिए ख़तरा है कि आपको एक स्पेशल जज के सामने पेश किया जाएगा और 3 साल तक के लिए आपको कैद में भी डाला जा सकता है और आपको फाइन भी लगाया जा सकता है और दोनों को इकट्ठे भी लगाया जा सकता है। एक चीज़ जो मैं और आपको सामने रख रहा हूँ, जो काफ़ी अरसे से लोग आके मुझे बताते हैं, हमने तो कभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, लेकिन जब हम उनको चेक करते हैं तो वो रजिस्टर हुए होते हैं। सर कमिश्नर के पास पावर मौजूद है कि अगर वो देखे कि कोई भी बिजनेस, कोई भी शख्स, कोई भी सीएनआईसी होल्डर अगर कोई टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहा है और वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड इन सेल टैक्स है, मतलब उसका सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, उसके नॉलेज में आ जाएगा, तो वो खुद कर देगा, वो कंपलसरी आपको रजिस्ट्रेशन कर देगा और फिर आपको नोटिस सर्व कर देगा। तो ये नहीं है कि वो आपकी जान छूट जाएगी। तो आप अगर डीलर हैं, अगर आप रिटेलर हैं, आप देख लीजिए कि आप रिटेलर हैं तो टियर 1 में आते हैं या नहीं आते, या आपकी इतना बिजली का बिल तो नहीं आता कि आपके लिए प्रॉब्लम बन जाता हो, जिसमें आपका सेल टैक्स ढेर सारा बन के आ जाता हो। इसी तरीके से आप वापसी में इसके ऊपर आता जाता हूँ कि अगर आप होलसेलर हैं तो देखिए आप होलसेलर की डेफिनेशन में फॉल तो नहीं कर रहे, आप कॉटेज इंडस्ट्री हैं या नहीं है, मैन्युफैक्चरर में ये देख लीजिए, और इम्पोर्टर हैं तो फिर तो आपने रजिस्ट्रेशन करवानी करवानी है। इसके साथ ही जनाब हमारा आज का ये छोटा सा लेक्चर है, ये
अगर आपको ये समझ आ गया है तो मेरे ख्याल में हमारी ये कामयाबी है कि हमने आपके साथ ये डिस्कशन कामयाबी से कर ली है। थैंक यू सो मच। अपनी कीमती राय के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पर्सनल नंबर पे भी मुझसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। मेरा नंबर है 0335 048866। जो मेरे टेक्स्ट ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं दोस्त, वो मुझे आप इस पे व्हाट्सएप पे आप मुझे बता दें, मैं आपको अपने टेक्स्ट ग्रुप में शामिल कर लूँगा और आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स वगैरह मिलती रहा करेंगी। इसके लिए किसी भी किस्म इसके अलावा भी किसी किस्म की आपको गाइडलाइन रिक्वायर्ड हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।